हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो रही है मेरे भाई। काफ़ी बच्चे परेशान थे। अच्छा देखो, ये पेपर फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है वृद्धि एवं विकास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी बड़ा भी चैप्टर है। यदि आप लोग इसे अच्छे से कवर कर लिए तो समझो अपने पूरे सिलेबस का 30% भाग वृद्धि एवं विकास से ही कवर कर लोगे। और यही नहीं, पेपर थर्ड में भी वृद्धि और विकास से कुछ रिलेटेड टॉपिक मिलेंगे। अगर इसे आप लोग कवर कर लिए तो वहाँ भी आसानी होगी समझने में। तो पूरे पेशेंस के साथ एक एक पॉइंट को अच्छे समझो। अच्छा, आप लोग अगर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। उसके अकॉर्डिंग मैं ये पढ़ा ही रहा हूँ। यदि आप लोग किसी अन्य यूनिवर्सिटी से हो तब भी इस वीडियो को पूरा अटेंड कर सकते हो, क्योंकि मेरे भाई टॉपिक सेम है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थोड़ा सा क्या है, सिलेबस का क्रम आगे पीछे है तो उसे आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। इतना तो आपका संगठनात्मक विकास हुआ ही है मेरे भाई। अब ये मत पूछना संगठनात्मक विकास क्या होता है, मैं आगे वो भी डिस्कस करूंगा आगे आने वाले चैप्टरों में, ठीक है। चलो एक एक पॉइंट को अच्छे समझेंगे, बस आप लोग पेशेंस के साथ जुड़े रहो मेरे भाई, ठीक है। चलो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझने से पहले थोड़ी सी इसकी भूमिका को समझते हैं। देखो, वृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं उसी समय से आरंभ हो जाती हैं, यानी मानव जीवन में वृद्धि एवं विकास की प्रक्रियाएं उसी समय से आरंभ हो जाती हैं जिस समय से बालक गर्भधान होता है, या फिर गर्भावस्था में बालक होता है, या फिर मम्मी के पेट में होता है बालक। सिंपल से शब्दों में समझ लो, उसी समय से उसका वृद्धि एवं विकास प्रारंभ हो जाता है मेरे भाई। ये प्रक्रियाएं जन्म के बाद भी चलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि जन्म होते ही वृद्धि और विकास रुक जाए, नहीं, ये प्रक्रियाएं जन्म के बाद भी चलती रहती हैं, वृद्धि और विकास। और फलस्वरूप वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं में से भी गुजरता है। ये वृद्धि और विकास जो है वो आपकी कई अवस्थाओं से भी गुजरता है। जैसे सुन लो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। जैसे देखो, जन्म के बाद सबसे पहली अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था, उसके बाद मेरे भाई आप लोग या फिर हम लोग पहुंच जाते हैं स्वर्गवास में, या फिर जिसे कहते हैं मृत्युलोक मेरे भाई, ठीक है, मृत्यु के पहुंच जाते हैं। तो देखो, वृद्धि और विकास क्या है कि गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन ये है कि जब थोड़ा सा इसको और क्लासिफाई करके पढ़ोगे मेरे भाई, तो वृद्धि क्या है वो जाके भैया आपको प्रौढ़ावस्था के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास आपका निरंतर चलता रहता है। तो थोड़ा सा ये इसमें बेसिक डिफरेंट, आगे मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा। तो भूमिका आप लोग समझ चुके हो कि वृद्धि और विकास क्या होता है। अच्छा, अभिवृद्धि यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे वृद्धि है, तो इसका क्या मतलब है? तो देखियो मेरे भाई, वृद्धि और अभिवृद्धि दोनों एक ही शब्द हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक इसको अभिवृद्धि कहते हैं और कुछ मनोवैज्ञानिक इसको वृद्धि कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। इतना ही नहीं, अभिवृद्धि और विकास भी आगे चल के दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, जो मैं आगे आपको अच्छे से समझाऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। चलो अब समझते हैं अभिवृद्धि का अर्थ कि अभिवृद्धि क्या होती है, यानी वृद्धि क्या होती है। देखो मेरे भाई, कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि होती है। अच्छा, कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि का क्या अर्थ है? जैसे हमारी ऊंचाई, हमारे भार, हमारी चौड़ाई, या फिर हमारी शरीर कितनी चौड़ी हो गई है और उसकी वृद्धि कितनी हो गई है मेरे भाई। हाथ पैर का बढ़ना, बालों का बढ़ना आदि अभिवृद्धि है। देखो, अभिवृद्धि को समझने का एक सिंपल सा फंडा ये है कि अभिवृद्धि को हम लोग मेजर कर सकते हैं, अभिवृद्धि को हम लोग माप सकते हैं, लेकिन विकास को हम लोग माप नहीं सकते, डेवलपमेंट को हम लोग माप नहीं सकते मेरे भाई, ठीक है। तो देखो, एक मनोवैज्ञानिक हुए फ्रैंक साहब, उन्होंने अभिवृद्धि को लेकर कहा, क्या सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग अपने एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हो। तो फ्रैंक जी ने यह कहा था, कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। हमारी कोशिकाओं की जो गुणात्मक वृद्धि है वही अभिवृद्धि है। अच्छा, इतना ही नहीं, जो हमारी अभिवृद्धि है ना, इस पर शिक्षण और प्रशिक्षण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। शिक्षण और प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे? सुन लो, देखो आपकी मान लो हाइट है 5 फुट, तो आप लोग मान लो बीएससी की हो या फिर बीए की हो, अभी बीएड कर रहे हो, तो क्या आपकी हाइट 6 फुट हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन आपका विकास जो है, आप लोग बीएड कर रहे हो या फिर जो भी बीटीसी कर रहे हो, कोई भी अन्य जो एजुकेशनल डिप्लोमा कर रहे हो, तो आपके विकास में तो भैया चेंजेज आएगा, आपकी परिपक्वता बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, तो विकास तो चेंज होगा, लेकिन आपकी जो वृद्धि है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। इस पे शिक्षण और प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कहने का ये अर्थ है मेरे भाई, ठीक है। इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं अभिवृद्धि को। थोड़ा सा और समझेंगे तो आपका और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलो अब समझते हैं हम लोग विकास का अर्थ। विकास क्या होता है? देखो, संपूर्ण आकृति या स्वरूप में परिवर्तन ही विकास है। देखो, यदि आपका हाथ पैर बढ़ रहा है या फिर किसी का जो है मेरे भाई हाइट बढ़ रही है, किसी का हाथ पैर बढ़ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? अभिवृद्धि। लेकिन उसका समग्र रूप
क्या कहलाएगा? शारीरिक विकास कहलाता है। देखो इसको सब पढ़ो, आपका सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। वास्तव में क्या है? विकास संपूर्ण अवृद्धियों का संगठन है। हाथ पैर का अलग अलग इंडिविजुअली बढ़ना क्या है? वृद्धि है, लेकिन कलेक्टिव रूप में अगर वो बढ़ रहा है तो वो क्या है? डेवलपमेंट या विकास है। इसके कारण बालक की कार्य क्षमता या फिर कुशलता में प्रगति होती है। किसके कारण? विकास के कारण। उदाहरण के लिए पैरों की वृद्धि, धड़ की वृद्धि अभिवृद्धि है, किंतु इसका सम्मिलित रूप क्या है? शारीरिक विकास है। इस विकास से ही शारीरिक क्षमता में परिवर्तन आता है मेरे भाई, ठीक है। अवृद्धि के साथ साथ बालक का विकास भी हो जाता है। अच्छा, अवृद्धि के साथ साथ बालक का विकास भी हो जाता है, इस पॉइंट को समझ लो, आपका सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मान लो अच्छा एक बालक है, ठीक है, वो किसी कारणवश मेरे भाई बौना रह गया, किसी कारणवश वो बौना रह गया, तो क्या उसका विकास होगा या नहीं? गेस करो। उसका विकास 100% होगा। ऐसा नहीं कि वो बौना रह गया तो उसका विकास ही नहीं होगा। तो यही बेसिक डिफरेंट भी है। अब देखते हो कितने बौने लोग भी जो हैं वो अच्छे पढ़े खासे होते हैं। तो आपका जो विकास है वो बिना अवृद्धि के भी हो सकता है और वृद्धि के साथ भी होता है। ये बेसिक सा डिफरेंट है इन दोनों में, ठीक है मेरे भाई। देखो थोड़ा सा इन दोनों को और समझो, आपका और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा अवृद्धि और विकास को। तो अवृद्धि और विकास का अर्थ समझने के लिए पहले उनके अंतर को समझ लेना आवश्यक है। एक मनोवैज्ञानिक हुए सोरेन साहब, उन्होंने क्या कहा? अवृद्धि शब्द का प्रयोग उसके अंगों के भार आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है, यानी कि वृद्धि जो है उसे अब आगे मैंने बता चुका है कि उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। विकास का संबंध अवृद्धि से अवश्य है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तन को विशेष रूप से व्यक्त करता है। जैसे हड्डियों का आकार में वृद्धि होती है, पर कड़ी हो जाने पर उसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। ये क्या है? विकास है। विकास में अवृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है। तो वही एग्जाम्पल हो गया कि बौना व्यक्ति है कोई, तो वो क्या है? उसका विकास तो होगा ही होगा। तो इसका, और फिर कोई मान लो बहुत लंबा आदमी है, उसमें भी विकास होता है। तो जो अभिवृद्धि है वो विकास पे ही भैया, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। देखो इस पॉइंट को समझो, अवृद्धि क्या है और विकास क्या है। फिर भी कुछ लेखक जो हैं इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग कर लेते हैं, अवृद्धि और वृद्धि के, ठीक है। अवृद्धि और विकास के तो दोनों शब्द क्या होते हैं आगे चल के, अवृद्धि और विकास को एक ही शब्द में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो देखो अब थोड़ा सा कुछ बेसिक डिफरेंट आप लोग को मैं बता देता हूँ। चलो अभिवृद्धि और विकास को थोड़ा सा हम लोग अंतर के रूप में समझते हैं और आपका सब कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखो थोड़ी सी एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो मैं अपने क्लासेज में एग्जाम्पल देता रहता हूँ। देखो मेरे भाई, मान लो आपके पास चावल है, ठीक है, ये आपके पास चावल है और यहाँ एक थोड़ा सा एक गिलास में दूध है। चावल है, दूध है और यहाँ पे चीनी है। इसको आपको खीर बनाना है मेरे भाई, ठीक है। देखो ये अलग अलग है तो क्या है? ये वृद्धि है। ये अलग अलग है तो वृद्धि है, लेकिन इसको जब आप मिला के एक खीर बना दोगे मेरे भाई, जो खीर तो आप सभी जानते हो, खीर बना दोगे, सेवई बना दोगे, तो क्या हो जाएगा? ये इसका विकास हो जाएगा, इसका स्वरूप चेंज हो जाएगा। तो यही खास भैया जो हमारे शारीरिक में भी है। ये समझ लो आपका हाथ पैर बढ़ रहा है, ये आपके जो है कि आपका बाल बढ़ रहा है और ये आपके नाखून बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? ये देखो अलग अलग बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? अभिवृद्धि या फिर वृद्धि है, लेकिन इनका समग्र रूप क्या है? शारीरिक विकास हो रहा है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा इसको थोड़े एजुकेशनल रूप में समझ लो, आपका और भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखो ये हुई वृद्धि और ये हुआ विकास। चलो इसमें थोड़ा सा अंतर हम लोग समझते हैं। देखो वृद्धि क्या होती है? ये गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। वृद्धि जो है मेरे भाई, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? गर्भावस्था से स्टार्ट होती है और प्रौढ़ावस्था में जाके खत्म हो जाती है मेरे भाई। देखो ये सीधे सीधे टेट में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लो। बाकी आपको एग्जाम में तो लिखना ही लिखना है बना के, ठीक है मेरे भाई। और हाँ, मैं फाइनली ये भी बताऊंगा कि आपको बीएड में आपकी कॉपी कैसे लिखनी है अच्छे तरीके से, ठीक है मेरे भाई। तो बिल्कुल मैं डेडिकेटेड हूँ, आपके साथ समर्पित हूँ। तो आप लोग परेशान होने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे क्या है अग्रेसिव हो जाते हैं, सर क्लास जल्दी जल्दी करो। तो मेरे भाई मुझे भी थोड़ा कुछ काम रहता है, तो इसकी वजह से क्लासेज लेट हो जाती हैं। तो उसमें यार थोड़ा सा आप लोग माफ़ करो। और एक बात और, आपके एग्जाम से पहले पहले इतना मैं आपको प्रिपेयर कर दूंगा ताकि आप एग्जाम में बैठो तो मुस्कुराते हुए निकलो, ठीक है मेरे भाई। देखो वृद्धि क्या हुआ है कि वो गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है, लेकिन जो विकास आपका है ना वो गर्भाधान में से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन वो क्या है मेरे भाई? जीवन प्रयत्न चलता है, निरंतर चलता है। तो विकास पूछा भी जाता है कि विकास कैसी प्रक्रिया है? तो विकास सतत प्रक्रिया है, ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया। क्योंकि देखो मैच्योरिटी क्या है, हर लेवल पे आती है। देखो गांव में या फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं ना कि देखो मैं उम्र की नहीं अनुभव की भट्ठी में तपा हूँ। क्या बोलते हैं कि मैं
उम्र की नहीं अनुभव की भट्ठी में तपाऊं। इसका अर्थ यही है कि भैया वो जो उनका विकास बहुत अच्छा खासा हुआ है, उनकी कम उम्र में विकास अच्छा हो गया है, ये कहने का उनका अर्थ है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंट है। और सुनो, देखो वृद्धि में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं? शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, शारीरिक चेंजेस होते हैं। लेकिन विकास में शारीरिक चेंजेस तो होते हैं, उसके साथ साथ आपके मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक यानी इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंट है। थोड़ा सा इसे क्या है कि खुद से एनालिसिस करो तो आपके दिमाग में वैसे ये बातें अपने आप फिट हो जाएंगी कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वैसे आपको दूध और चीनी वाला एग्जाम्पल आपको फिट बैठता है, वो उसको अपने दिमाग में बैठा लो। और एक बात और, जो भैया देखो वृद्धि क्या होती है ना, ये रचनात्मक होती है। आपकी वृद्धि जो है ये रचनात्मक होती है वृद्धि, लेकिन आपका विकास जो होता है ये रचनात्मक के साथ साथ विनाशात्मक भी होता है। अच्छा, विनाशात्मक कैसे होता है कि क्योंकि कुछ बच्चे क्या है भैया गलत संगत में चले जाते हैं, तो उनका भैया विनाश भी हो जाता है। वो गलत धारणाओं में, जैसे अब सिंपल सा फंडा है कि कहाँ कहाँ बिगड़ते हैं, ये चीज़ें आप समझते हो। तो वृद्धि क्या है, वो रचनात्मक है, सिर्फ और सिर्फ आपको बनाएगी, बिगाड़ेगी नहीं मेरे भाई। लेकिन विकास आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और सबसे बेसिक सा डिफरेंट, प्यारा सा डिफरेंट जो मुझे लगता है कि वो है वृद्धि का जो क्रम है ना, प्राणी को क्या है वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। प्राणी को वृद्धावस्था की ओर कौन ले जाता है? वृद्धि ले जाती है। लेकिन विकास जो है वो प्राणी को परिपक्वता की ओर ले जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो परिपक्वता की ओर ले जाता है। ये हुआ बेसिक सा डिफरेंट। और चलो आगे की चीज़ों को और समझेंगे और फिर आपका सब कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखो मेरे भाई, अब यहाँ से वृद्धि का भैया जो मामला है वो है समाप्त। क्योंकि देखो वृद्धि बस इतना ही पढ़ना है, इतना एग्जाम में भी पूछता है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ विकास है, विकास आपको मिलेगा, मोदी जी वाला विकास। तो मेरे भाई क्या है कि देखो विकास आपका, देखो दोनों शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग कर लिया जाता है कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, जो इनका अर्थ भी एक ही है, बस सिंपल सा ये पता नहीं कहाँ से मनोवैज्ञानिक आए जो अलग अलग बता दिए यार। दोनों अर्थ एक ही में प्रयोग किया जाता है, तो दोनों हम लोग फिर अब सिर्फ और सिर्फ विकास को पढ़ेंगे। यहाँ पे वृद्धि समाप्त हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, देखो वृद्धि एवं विकास की आवश्यकता एवं महत्व। अब देखो दोनों शब्द में एक ही अर्थ में प्रयोग हो गया ना, तो देखो इसके थोड़ा सा महत्व जान लेते हैं कि एजुकेशन के क्षेत्र में भी इसका क्या महत्व। देखो पहला महत्व यही है कि बालकों के शारीरिक विकास की पहचान कर सकते हैं। देखो मेरे भाई ये है कि यदि आप लोग वृद्धि और विकास को, ये टीचर के प्रोस्पेक्ट से है कि यदि कोई भी टीचर है वो वृद्धि और विकास को क्या अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है मेरे भाई, तो बालकों के शारीरिक विकास को पहचान कर उसे उस प्रकार की शिक्षा दे सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो उसी पॉइंट में ये भी है कि बालकों के विकास के आधार पर शिक्षा दी जा सकती है। किसी बालक का विकास थोड़ा सा मंद होता है, किसी बालक का जो विकास थोड़ा सा तीव्र गति से होता है, तो उस आधार पर उसको शिक्षा दी जा सकती है। तो भैया सर्वज्ञ उसका क्या है कि विकास हो सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है, विकास के अनुसार बालकों के संवेगात्मक विकास को पहचानकर अभिभावक तथा शिक्षक उनकी रुचि को जान लेते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा सा इमोशनल होते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में रोने लगते हैं, और कुछ होते हैं ढीठ, देसी भाषा मुझे बोलते हैं ढीठ, कुछ भी बोलो उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। तो जो इमोशनल होते हैं अगर हम उनको पहचान लें तो उस हिसाब से उनको भैया डांटने वटने से बचेंगे, तो उनका जो है कि वो थोड़ा सा उनका अधिगम में मन लगेगा, सीखने में मन लगेगा। तो इस तरीके से विकास और वृद्धि को समझने का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है विकास। भाषा विकास के संबंध में सुनने, बोलने, पढ़ने आदि के द्वारा अभिभावक विभिन्न अवस्थाओं में उनकी बातों को समझ सकते हैं। ये बताओ कि मान लो कोई बालक शैशवावस्था में है, देखो कुछ बच्चे तो इसमें शैशवावस्था जानते ही नहीं होंगे शैशवावस्था क्या है, तो चलो इसके पहले समझ लो शैशवावस्था क्या होती है। देखो जब जैसे ही जन्म लेता है ना, तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था बोलते हैं। तो ये बताओ कि 2 वर्ष का बालक, थोड़ा सा देखो इमेजिन करो यार कि किसी बालक को समझो आपके सामने है, तो आपके अगल बगल किसी बालक को तो आप लोग देख ही होंगे। तो 2 वर्ष का बालक क्या जानेगा, वो क्या बोलेगा। लेकिन यदि आप लोग वृद्धि और विकास को अच्छे से समझे रहेंगे, किसी टीचर या फिर कोई माता पिता, तो क्या है उसकी बातों को आप समझ जाओगे वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हो, ये इसके इम्पोर्टेंट। और देखो जब एग्जाम में लिखने के लिए आ जाएगा ना कि वृद्धि और विकास का महत्व बताइए, तो सिंपल सा हेडिंग डालिएगा और जो भी एक बालक के अनुसार जो भी आपको समझ में आए लिखना प्रारंभ कर देना। कि कैसे, पहली पॉइंट तो यही लिख देना कि बालक अगर वृद्धि और विकास को अच्छे से हम लोग जाने रहेंगे तो बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है, बालक को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, बालक की रुचियों को पहचान सकते हैं, आदि आदि ये होते हैं मेरे भाई। ठीक है, इन पॉइंटों को आप लोग रट सकते हो, इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है। चलो मेरे भाई अब समझते हैं हम लोग अगले पॉइंट को, यानी विकास के सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है विकास का सिद्धांत। देखो
विकास के सिद्धांत पे फर्स्ट पॉइंट ही है निरंतरता का सिद्धांत। देखो निरंतरता का सिद्धांत क्या, एक एक थोड़ा सा संक्षेप में समझते चलो, बाकी आप लोग इसे अच्छे से पढ़ोगे तो जब भी सीरीज से या फिर बुक से तो आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। निरंतरता का सिद्धांत क्या है कि देखो विकास वो होता है ना जो थोड़ा सा लेट होता है। देखो यदि आप लोग ये बताओ कि रात में सोए और अभी मान लो आप 21 साल के हो, अभी मान लो आप 21 साल के हो, रात में सो के उठे, क्या आप दूसरे दिन 22 साल के हो जाओगे? नहीं हो गया यार। यानी कि इसमें निरंतरता का सिद्धांत, एक तो क्रम होता है जो क्रम बाई क्रम आपको वो स्टेजेस पूरी करनी पड़ती हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो तो दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगतता का सिद्धांत में क्या है कि देखो हर व्यक्ति के ना कुछ इंडिविजुअली फैक्ट होते हैं, वो दूसरे से एक दूसरे पे कुछ आधार पे अलग होते हैं। मान लो एक गर्ल्स है और दूसरा बॉयज है तो भैया इसमें कुछ तो चेंजेज होते हैं, तो उन पे अब क्या है व्यक्तिगत कुछ सिद्धांत कुछ अलग होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद विकास का क्रम का सिद्धांत, तो फर्स्ट पॉइंट है वही जो है थर्ड पॉइंट भी है, इससे रिलेट करता हुआ। देखो विकास का एक क्रम होता है, ठीक है, कि आप देखो शैशवावस्था के बाद आप बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। ऐसा नहीं कि आप बाल्यावस्था के बाद सीधे सीधे प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाओ, तो एक क्रम होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। देखो बालक जब जन्म लेता है ना मेरे भाई, तो वो सबसे पहले सामान्य प्रतिक्रियाएं ही करता है। मान लो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि आप उसे कोई भी चीज़ रखो दोगे तो सबसे पहले अपने मुंह में रखेगा शैशवावस्था का बालक, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वो बड़ा होता है, कुछ स्टेज में वो कंप्लीट करता है शैशवावस्था के उत्तरोत्तर में, उसको पहुंचते पहुंचते वो क्या होता है सिर्फ खाद्य पदार्थों को ही मुंह में रखता है। तो इस तरीके से वो पहले सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं की ओर जाना प्रारंभ कर देता है मेरे भाई। पांचवा पॉइंट क्या है, मस्तका दोमुखी का सिद्धांत। देखो इसमें क्या होता है, इसमें सीधा सीधा सिंपल है कि भैया आपके मस्तक से शुरू होकर यानी आपसे सिर से शुरू होकर पैर तक ये विकास जो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मस्तका दोमुखी का सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत ये है मेरे भाई, देखो कोई भी एक बालक है, ठीक है, एक इंसान का बालक है, तो वो इंसान का बालक ही जो आगे वो भैया चल के इंसान का बालक ही प्रोड्यूस करेगा। ऐसा तो इसी तरीके से मान लो कोई गाय का बच्चा है तो वो गाय का बच्चा ही प्रोड्यूस करेगा आगे चल के। तो समान प्रतिमान होते हैं, समान प्रतिमान में उसका विकास होता है मेरे भाई, ठीक है। ये पॉइंट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। उसके बाद इंपॉर्टेंट है वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। देखो वंशानुक्रम क्या होता है, हेरिडिटी क्या होती है, ये तभी पनपती जब उसको वैसा माहौल मिलता है, ठीक है मेरे भाई। ऐसा नहीं कि वंशानुक्रम बिना वातावरण के ही पनप जाए, सबके अंदर कुछ जीन्स कुछ वातावरण वंशानुक्रम होते हैं, लेकिन वो अपने माहौल को पाते ही वातावरण के भैया अनुसार अपना जो है कि रूप का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। देखो शायद एक बलरामपुर में बच्चा मिला था जो कि भेड़िए द्वारा पलित था, तो उसका सारा जितना भैया क्रियाकलाप था सब भेड़िए के बच्चे की तरह था। तो आपके वातावरण भी जरूरी है और वंशानुक्रम भी जरूरी है। वातावरण में क्या है कि बच्चे का सर्वग्र विकास हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। ये पॉइंट को आप लोग समझ जाओ अच्छे से। चलो अब समझते हैं विकास के शैक्षिक महत्व। देखो विकास के शैक्षिक महत्व क्या है, इसमें जितने भी पॉजिटिव पॉइंट है इसमें आप लोग ऐड कर सकते हो। देखो यदि किसी बालक का विकास हुआ रहेगा तो वो क्या है कि शिक्षा को अच्छे से ग्रहण कर सकता है, और किसी बालक का विकास हुआ रहता है तो वो क्या है कि अपने नैतिकता को भैया अच्छा प्रदर्शित करता है, अपने संवेगों को अच्छे प्रदर्शित करता है, दूसरों का सम्मान करता है। ये सब इसके शैक्षिक महत्व हो सकते हैं मेरे भाई, और भी अपने तरफ से ये पॉइंट को आप लोग जोड़ सकते हो, इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है। अब चलो समझते हैं विकास के कारण। देखो विकास के कारण क्या होते हैं, सबसे पहला तो विकास, अगर किसी बालक का अच्छा खासा विकास हुआ रहता है तो उसके अंदर परिपक्वता के गुण दिखते हैं, उसके अंदर मैच्योरिटी के गुण दिखते हैं, चीज़ों को समझने में वो जल्दी आसानी होती है, वो उसको चीज़ों को आप आसानी से समझा सकते हो जिस बालक का विकास हुआ रहता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये हुए विकास के थोड़ा सा। और एक बात और, जो परिपक्वता है ना ये अधिगम से एक दूसरे से रिलेट हैं। यदि आपका अधिगम तीव्र गति से हो रहा है तो आपकी परिपक्वता जल्दी बढ़ेगी बच्चे की। यदि जो परिपक्वता तेज गति से है तो उसका अधिगम भी जल्दी से होगा। तो ये जो परिपक्वता और अधिगम है ये एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो ये विकास के कारण हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग थोड़ा सा अपने जो सेव सीरीज में भी देख लेना, आपके और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब उसके बाद हम लोग ये समझते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो मेरे भाई विकास को प्रभावित करने वाले कारक हम लोग मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। एक होता है ये अनुवांशिक कारण और दूसरा होता है वातावरण। अनुवांशिक कारण में क्या हो सकता है, तो अनुवांशिक कारण में वो होता है मेरे भाई शारीरिक संरचना,
लिंग भेद, संवेगात्मक बुद्धि, ये सब अनुवांशिक के अंदर आते हैं। देखो लिंग भेद में क्या है कि देखो कोई एक बालक है और एक बालिका है, तो देखो क्या है कि बालिका को हम लोग पढ़ने लिखने में थोड़ा सा क्या है कि वो करते हैं कि फोर्स करते हैं कि आप थोड़ा सा कम पढ़ो, या फिर कॉलेज में जाने में उनको डरते हैं, लेकिन बालक को भैया वैसे ही निठल्ला छोड़ देते हैं। तो क्या अनुवांशिक कारक हुआ। और वातावरण में सेम हमारा सामाजिक, यदि आप किसी बालक को भैया सामाजिक परिवेश अच्छा मिला तो उसका विकास अच्छा होगा, सामाजिक परिवेश गंदा मिला तो उसका सामाजिक परिवेश जो विकास उसका थोड़ा सा खराब हो जाता है। ठीक है, ये कहने का अर्थ है। देखो और उसके बाद विकास के पक्ष, इस पे अलग अलग इंडिविजुअली चैप्टर है तो इसको मैं कवर करूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ लो। देखो विकास के पक्ष, विकास के साइड, डेवलपमेंट साइड क्या होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास जिसे आप बौद्धिक विकास भी कहते हैं, उसके बाद भावात्मक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, उसके बाद सामाजिक सोशल डेवलपमेंट, चारित्रिक डेवलपमेंट, और उसके बाद भाषात्मक डेवलपमेंट। ये विकास के कुछ पक्ष भी होते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये आता है विकास की अवस्थाएं। तो देखो भाई मेरे भाई, प्रत्येक मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की कई अवस्थाओं से गुजरता है। उसका मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक विकास निरंतर होता रहता है। यह सब विकास उसके विभिन्न आयु स्तरों के विभिन्न रूपों से होता हुआ गुजरता है। अच्छा, इन आयु स्तरों को ही विकास की अवस्थाएं कहते हैं। ठीक है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं को बताया था, लेकिन देखो मेरे भाई, भारत में जो भारत में अवस्थाएं प्रचलित हैं, सबसे पहले उसको जानते हैं, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है हार्लाक, तो उसे भी इसमें डिस्कस करेंगे। देखो भारत में जो है कि मनुष्य जीवन की जो 7 अवस्थाओं को हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले गर्भावस्था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में बैठा लो मेरे भाई। तो गर्भावस्था, गर्भधान से लेकर जन्म तक, शैशवावस्था, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, उसके बाद बाल्यावस्था 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, उसके बाद किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक, उसके बाद युवावस्था 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक, उसके बाद प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से लेकर 55 वर्ष, उसके बाद वृद्धावस्था 55 वर्ष से मृत्यु तक, ये होता है वृद्धावस्था। ये क्या है, भारत में ये जो है कि अवस्थाएं प्रचलित हैं। ठीक है, कभी कभी ये पूछ भी लिया जाता है, वैसे हार्लाक का ही पूछा जाता है, जो कि ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देख लो हार्लाक के अनुसार विकास की अवस्थाएं, तो हार्लाक के अनुसार गर्भावस्था जन्म से पूर्व, जो भारत में प्रचलित है वही हार्लाक के अनुसार गर्भावस्था तो सेम है, लेकिन शैशवावस्था को इन्होंने बताया था कि भैया जो है कि आपके जन्म से लेकर 2 वर्ष, लेकिन भारत में क्या था कि जन्म से लेकर 5 वर्ष। तो हार्लाक के अनुसार जन्म से लेकर 2 वर्ष शैशवावस्था, उसको भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, प्रारंभिक शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। प्रारंभिक शैशवावस्था में क्या है, जन्म से लेकर 14 वर्ष तक, और उत्तर शैशवावस्था में 14 वर्ष से 2 वर्ष तक। उसके बाद 4th पॉइंट पे है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को इन्होंने बताया 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष, और फिर प्रारंभिक किशोरावस्था को इन्होंने बताया था 11 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक, और उसके बाद किशोरावस्था जिसे मध्य किशोरावस्था भी कहते हैं, तो वो हो गया 13 वर्ष से 17 वर्ष तक, और उसके बाद उत्तर किशोरावस्था तो 17 वर्ष से 21 वर्ष। इन्होंने हार्लाक के अनुसार ये बताए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन शिक्षा के दृष्टि से हम लोग सिर्फ 3 अवस्थाओं को अध्ययन करते हैं, कि बालक को 3 अवस्थाओं को अध्ययन करते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। आपको पता है कि शैशवावस्था का अवधि क्या है, जन्म से लेकर 6 वर्ष। देखो इसमें आप 5 भी लिखो या फिर 6 लिखो, कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, देखो क्या है, किताबी लैंग्वेज सब नहीं लिखते, आपके पर्सनल नॉलेज पे भी जो बीएड की कापियाँ चेक होती हैं, आप क्या समझते हो बालक को, बस वो बताना रहता है। तो बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक, उसके बाद किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक, जो आपको अध्ययन करना है मेरे भाई। ठीक है, तो चलो ये रहा कंप्लीट चैप्टर। और एक बात और, मैं एक आपको वीडियो सजेस्ट कर रहा हूं जो आपकी सब अवस्थाओं को कवर कर देगा, तो आप लोग वो वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जाके वहां से उस वीडियो को देखो। ठीक है, चीज़ें और भी समझ में आ जाएंगी। ये सब अवस्थाएं मैंने कवर किया है टेट और सुपर टेट के लिए, लेकिन वो आपके लिए सफिशिएंट है, इतना मैं कह रहा हूँ। तो इससे आप लोग कवर हो जाएगा। मैं जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर आपको अपलोड करता हूँ। और एक बात और, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो जो लोग नए हो, और इसका PDF आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल द लेट्स लर्नर पे ज्वाइन होकर इसका PDF भी आप लोग पा सकते हो। और आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ के कोई भी अपना कन्फ्यूजन पूछ सकते हो मेरे भाई। ठीक है, एक बात, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो अपने फ्रेंड सर्कल में। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे, तो जल्दीबाजी मैंने चैप्टर को कवर किया है। चलो बाकी सब चीज़ें तो मैंने कवर कर ही लिया है, तो अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो मेरे भाई। पूरी वीडियो को अगर कुछ भी डाउट हो तो एक बार और देखना, फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर करना। ठीक है, चलो।